देखो आज अपना चैप्टर है जो वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मतलब है कि अगर हमें कंप्यूटर का परिचय जानना होता है कि कंप्यूटर होता क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि कंप्यूटर में स्टार्टिंग जो हमारी बेसिक होती है, आईटी फंडामेंटल्स जो होता है, उसके अंदर हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर रहेगी। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जो सबसे पहला हमारा जो परिभाषा आती है, तो उस परिभाषा के अंदर हमारे क्या डायग्राम होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी पेन पे पहले हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आपको मेन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो चीज आप लिखोगे। ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय क्या होता है। ठीक है, पहला सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर क्या होता है, परिभाषा क्या है। यानी कि मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, केवल आपको सुनना है। ठीक है, तो परिभाषा जो होती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो लिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करती है और कंट्रोल यूनिट की सहायता से प्रोग्राम को आउटपुट कर देती है। ठीक है, तो इसका जो मेन अपने तीन वर्ड होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इनका क्या मतलब होता है और इनसे हमारे किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, या कंप्यूटर की परिभाषा है इसका जो अपना जनक है वो कौन सा होता है, किस भाषा से लिया गया है, वो सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखोगे आप, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आंसर में लिखो इसमें कुछ मुख्य जो मैं आपको एग्जाम में आने वाली है वो इनपुट डिवाइस लिखा रहा हूँ। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल पेन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में आंसर लिखो इनके, प्रिंटर,
स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर, etc. नंबर थर्ड, प्रोसेसिंग, इनको हम मेमोरी भी बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग मेमोरी में जो मेन होता है, जैसे अपनी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू, etc. ये आंसर है आपके 4 नंबर पे लिखा हुआ है, ये आंसर है प्रोसेसिंग और उनके मेमोरी के। लिखने के बाद अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि होते क्या है। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा के अंदर, कि हमारे कंप्यूटर की परिभाषा में हमने 3 लाइन मोस्टली रखी हुई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है क्योंकि ये बिजली की खपत से चलती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। फिर आगे हमने लिखा हुआ है कि जो इनपुट को लिए गए डिवाइस जो होती है उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करती है। तो इनपुट का आज से क्या होता है, इनपुट से आज से होता है कि जो भी हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, जो भी हम कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस डाटा को पहुंचाने के लिए जिन डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे मान लो कि हमने पहला पॉइंट लिखा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई डाटा टाइप करना है, टाइप करने के बाद कुछ लेटर वगैरह कुछ वगैरह हमें पहुंचाने बनाने हैं, तो हम कीबोर्ड की मदद से करते हैं। या पेंटिंग वगैरह हमें करनी होती है तो हम माउस से करते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में आसानी से कुछ निर्देश दे सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सूचनाएं दे सकते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। अब जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक भी एक माउस ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, हमारे जो वीडियो गेम्स होते हैं उनको खेलने के काम में लिए जाते हैं। फिर हमारा लाइट पेन, लाइट पेन जैसे हम मान लो कोई भी अगर प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट वगैरह पे जो हमारे लाइट पेन आता है उससे समझाने के काम आता है। ऐसे एक ऑप्टिकल पेन होता है, ये भी लाइट पेन और ऑप्टिकल पेन दोनों सेम होते हैं। तो इनपुट डिवाइस का मतलब जितनी भी हमारी डिवाइस होंगी जिनसे हम कंप्यूटर में आसानी से निर्देश दे सकते हैं, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा को पहुंचा सकते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि जो हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए हमें जिन डिवाइसों का प्रयोग करना पड़ता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। समझने का तात्पर्य कि भाई हम इनपुट तो कर रहे हैं, जैसे इनपुट किया मैंने कोई डाटा बनाया, लेकिन मुझे ये देखना है कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, तो वो हमें देखने के लिए मॉनिटर पर शो होना पड़ता है। मॉनिटर पर जैसे दिखाई देता है तो हमें समझ में आता है कि हम डाटा सही लिख रहे हैं। स्पीकर से मान लो जैसे हमारा इनपुट हो गया माइक, माइक में हम जो भी बोलते हैं, तो जो हम बोलते हैं वो इनपुट होता है, उसके बाद हमें समझ में कहाँ से आता है, जब वो आउटपुट होके आता है स्पीकर के जरिए। तो वो एक स्पीकर भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया।
प्रिंटर होता है हमारा जो हमने मॉनिटर पर सॉफ्ट कॉपी बनाई हुई है, यानी कि यहाँ पे अगले बाकी काम इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे थ्योरी से, लेकिन अभी आप व्याख्या के अनुसार सुन लो कि परिभाषा क्या होती है, उसी के अनुसार बाकी का हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो जो मॉनिटर है, मॉनिटर यानी कि सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी क्यों? क्योंकि वो अपने सॉफ्टवेयर पर दिखाई देती है, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारी मॉनिटर पर जो दिखाया गया पेज होता है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। और प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर में जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसको हम क्या कर लेते हैं, अपने पेज पर प्रिंट कर लेते हैं, छाप लेते हैं, तो वो हमारे हाथ में आती है, नहीं हार्ड कॉपी हो जाती है। तो प्रिंटर के द्वारा जो कॉपी निकलेगी, प्रिंट जो होगा उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, और मॉनिटर पर जो हमारे पेज दिखाई देता है, जो डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ऐसे ही होता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर सेम प्रिंटर का एक रूप होता है, बस वो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर है। प्लॉटर में क्या होता है कि जो हमारे डायग्राम होते हैं, सर्किल होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनका जो हम अपन डायग्राम बनाते हैं तो वो 3D होता है। 3D यानी कि जैसे हमारा पैम्पलेट पर छपा आएगा सेम ऐसा दिखाई देगा जैसे ओरिजिनल हो, तो वो भी एक प्लॉटर ही होता है, सेम प्रिंटर का ही प्रकार होता है। तो ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा हमने जो इनपुट किया हुआ है और उससे हम समझ सकते हैं कि हाँ हम जो भी बना रहे हैं डायग्राम वो सही बन रहा है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आगे बात आती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग यानी कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग मेमोरी का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है जिसके जरिए अपन क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या जिसमें हमारा डाटा रहता है, या जिससे संचालन होता है, जिसपे हमारी कुछ केबलें प्रिंट होती हैं, वो हमारी प्रोसेसिंग होती है, जहां से हमारा सुचारू रूप से कार्य चलन होता है, जो कार्यशीलता होती है वो सारी प्रोसेसिंग होती है। उसके अंदर कुछ मेमोरिया होती है। जैसे बात करते हैं हम रैम की, तो रैम जो होती है वो जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम यानी कि हमारी केवल प्रोसेसिंग के लिए लगाई जाती है, इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं होता। इसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, यानी कि अस्थायी बोलते हैं। ये रैम, इसमें कोई डाटा नहीं रहता, ओनली केवल प्रोसेसिंग के लिए लगाई जाती है। रोम जो होती है, रीड ओनली मेमोरी जो होती है, इसके अंदर हमारा बायोस भरा रहता है। कंप्यूटर का कुछ डाटा पहले से भरा रहता है। जैसे एग्जांपल देखें तो हमारा जो फोन होता है, मोबाइल फोन होता है, उसके अंदर हमारी कुछ जो इंटरनल मेमोरी हम जो बोलते हैं, उसमें कुछ मेमोरी हमारी पहले से भरी हुई आती है और कुछ हमारी खाली आती है। तो जिसके अंदर हमारे जो मोबाइल फोन के एप्स पहले से ही होते हैं वो हमारी रोम के अंदर होते हैं। और जब हम मोबाइल को रिस्टोर मारते हैं जिसमें जो लाइनिंग वगैरह चलती है उसको हम बायोस कहते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय स्क्रीन पे जो हमें ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट कलर की लाइन जो आती है वो उसको हम बायोस बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही कुछ डाटा भरा हुआ है और ये कभी डिलीट नहीं होती, परमानेंट इसमें डाटा स्थायी रहता है। भले ही हमारी कंप्यूटर की विंडो चली जाए, खराब हो जाए, लेकिन इसकी कोई भी हमारा डाटा करप्ट नहीं होता, इसमें पहले से डाटा भरा रहता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का मतलब होता है कि जैसे हम मोबाइल में भारी रूप से कोई चिप लगाते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर हमारा कोई भी भारी रूप से हार्ड डिस्क होती है, यानी कि एक्सटर्नल होती है, उसके अंदर कोई भी विंडो वगैरह डालेंगे या कोई हम अलग से सॉन्ग वगैरह है, मूवीज वगैरह है, पिक वगैरह है, वो सारी चीजें हम डालते हैं तो वो हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर जाती है। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी जाती है तो वो हमारे वहां पे सेव हो जाता है। तो इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात आती है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड का मतलब होता है कि जो मेन इसकी मुख्य जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो हमारा मदरबोर्ड होता है। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसके जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो मदरबोर्ड ही होती है, जिसपे हमारी एसएमपीएस हो, रैम हो, रोम हो, चाहे हमारी हार्ड डिस्क हो, कैपेसिटर्स हो, रजिस्टर्स हो, जितने भी हमारे पोर्ट होते हैं, किसी भी कोई भी यूएसबी पोर्ट हो, चाहे सॉन्ग डिवाइस हो, ऑडियो डिवाइस हो, वो सारे हमारे मदरबोर्ड पे प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। एक होता है हमारा सीपीयू, लास्ट जैसे सीपीयू। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू हमारा क्या है, एक संसाधन इकाई है और इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी माइंड भी कहते हैं।
मस्तिष्क का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी सूचनाएं होती हैं, चाहे लॉजिकल हो या हमारी कोई मैथमेटिकल हो, कोई भी किसी प्रकार की गणना कैसी भी हो, सबका सॉल्यूशन करके हमारा सीपीयू देता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कुछ भाग भी होते हैं जो हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सिस्टम वाले, कंप्यूटर सिस्टम वाले में, तो उसमें हम पूरी एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे सारी डिवाइसों को। लेकिन ये डिवाइस मैंने इसलिए बताई हुई है कि जो मैंने 3 लाइन आपको उसमें बताई हुई है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इन तीनों वर्डों को देखो, नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी कि ये 3 वर्ड, केवल ये 3 वर्ड हमारे, ये 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये 3 वर्ड केवल हमारे क्या हैं, परिभाषा है अपनी कंप्यूटर की। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इन 3 वर्डों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा कंप्यूटर बन जाएगा। वो बनेगा कैसे, मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया कि इनपुट में हमारी कुछ ऐसी डिवाइस आती है, प्रोसेसिंग में ये डिवाइस या मेमोरी आती है, आउटपुट के अंदर ये डिवाइस या मेमोरी आती है। तो इन सभी को जब हम मिलाएंगे तो हमारा एक प्रारूप तैयार होता है कंप्यूटर का। आगे कंप्यूटर का ये परिभाषा केवल हमारी हल्की सी है जो मेन है, लेकिन आगे हम और आगे चलते हैं कि आगे हमारी जो परिभाषा है वो क्या है। मेन क्वेश्चन जो, मान लो क्वेश्चन के तरीके पे लिखो आप, कि क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि जब एग्जाम हमारे लगते हैं तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊं कि हम पढ़ते एक तरीके से हैं, लेकिन वही क्वेश्चन हमारा कई तरीके से आ जाता है। फिर हम सोचते रहते हैं कि भाई हमें ये क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा, ये आ कैसे गया। तो वो मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, कॉपी पेन ले लो। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो जनक है, पिता है, वो कौन होता है। तो उसमें आंसर में क्या होगा इसका, चार्ल्स बेबेज, यानी कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर, उसका आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो वो होता है चार्ल्स बेबेज। यानी आपको जहाँ पे जब एग्जाम आपका लगेगा आरएससीआईटी का, तो उसमें बहुचयनात्मक क्वेश्चंस आते हैं, और बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपका जैसे एक वहां पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, उसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे। जैसे एक में दे दिया नंबर ए में चार्ल्स बेबेज, बी में दे दिया टिम बर्नर्स-ली, चौथे में दे दिया जैक, और एक में दे दिया नन ऑफ दीज। उनमें से आपको क्या है, एक ऑप्शन देखना है कि उनमें से जो फादर्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो जनक है, वो कौन होता है। तो उसमें नाम है आपका चार्ल्स बेबेज। लेकिन इसी को अगर वो पलट दे, यानी एक हमने पढ़ा सीधा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, लेकिन वहां पे इस क्वेश्चन को उल्टा कर दे और आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि चार्ल्स बेबेज किसके जनक कहे जाते हैं, किसके पिता कहे जाते हैं। उनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन, जैसे कंप्यूटर का दे दिया जाए, फेसबुक का दे दिया जाए, ट्विटर का दे दिया जाए, व्हाट्सएप का दे दिया जाए। तो चार्ल्स बेबेज किसके जनक कहे जाते हैं वो आपको पता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर के जनक हैं वो आपके चार्ल्स बेबेज हैं। और अब इसका आंसर पहले क्वेश्चन रख दिया जाए, बाद में उसका क्वेश्चन दिया जाए कि चार्ल्स बेबेज जनक किसके कहे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने सीधा पढ़ा है लेकिन उसने उल्टे तरीके से दिया है। 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए, लेकिन तीसरा क्वेश्चन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, यानी कि वहां पे सब कुछ दिया है उसमें। अब कहोगे कि आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर 2 पॉइंटों में आता है वहां पे, यानी चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, तो वहां आंसर आएगा। और आंसर वहां क्या आता है, एक तो ट्री वाला ऑप्शन आएगा,
एक आएगा फॉल्स का। एक ट्रू आएगा और एक फॉल्स वाला आएगा। तो इसमें क्या है, ट्रू माने सही, यानी कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, यानी कि ये बात के बिल्कुल सत्य है। तो हमें आंसर भरना होता है ये ट्रू वाला। कि अगर उसमें ये पॉइंट आता कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक नहीं माने जाते हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, इसलिए वहां आंसर फॉल्स भरा जाएगा। तो ये चीज आप जब वहां एग्जाम दो, तो वहां एग्जाम देते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या चीज हमारी दी हुई है, आंसर में यस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। वहां नहीं है कि नहीं है, ये चीज हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारी कंप्यूटर की जो पीढ़ियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके लिखते रहना, ये केवल क्वेश्चन तरीके से करा रहा हूं मैं आपको। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो सबसे पहले इसमें लिखो नीचे, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नीचे लिखना है आपको कंप्यूटर की मुख्य 5 प्रकार की पीढ़ी होती है। कंप्यूटर की मुख्य 5 प्रकार की पीढ़ी होती है। फर्स्ट, यानी प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो होती है वो हमारी 1940 से लेकर के 1956 तक होती है। 1940 से 1956। और जो उसका कंपोनेंट्स होता है वैक्यूम ट्यूब, एंड वाल्व। कंप्यूटर की मुख्य 5 प्रकार की पीढ़ी होती है। प्रथम पीढ़ी जो कि स्टार्टिंग 1940 से 1956 तक रही थी, वो इसकी जेनरेशन। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन केवल आपको इतना ही लिखना है,
वैसे इसकी थ्योरी भी है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेंगे और कैसे बनेंगे, उसके अंदर क्या पूछा जाता है और हमें क्या उसके अंदर आंसर देना होता है। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन से यही बनेगा कि कंप्यूटर की कितनी प्रकार की पीढ़ी होती है। कंप्यूटर की कितनी प्रकार की पीढ़ी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंप्यूटर होती है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो आपको आंसर वहां से भरना है। उसमें से फिर आपका क्वेश्चन मान लो एक और बनेगा, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की ईस्वी सन क्या है, या प्रथम पीढ़ी की जेनरेशन ईस्वी सन क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए 1940 से 1956 तक। 1940 से 1956 तक एक क्वेश्चन। अब इसी का अगर वो उल्टा कर दे कि 1940 से 1956 ईस्वी सन किस पीढ़ी की है, तो वो आपको भरना पड़ेगा प्रथम जेनरेशन है, प्रथम पीढ़ी की ईस्वी सन होती है। तो क्वेश्चन हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं कि भाई हमारी कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है वो 1940 में स्टार्ट हुई और 1956 में तक चली। ऐसा नहीं है कि अब भी नहीं है, उससे क्या फायदा पता, अब भी चल रही है, लेकिन लेटेस्ट जो हमारे करंट में जितने भी आते रहते हैं तो वो हमारी जितनी भी चेंजिंग होती रहती हैं, तो वहां से उन्होंने वैज्ञानिकों ने उनको नाम जेनरेशन दूसरा दे दिया है। फिलहाल भी प्रथम जेनरेशन है, पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि 1940 से स्टार्टिंग हुई और 1940 में ही एंड हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको बस यही भरना है। लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारी जो जेनरेशन है वो 1940 से लेकर के 1956 तक है, लेकिन हम अगर किसी बुक में देखेंगे, जैसे मान लो अभी RSCIT की अपनी लेटेस्ट जो है सन है, अब तो नेट पे भी अपडेट कर दी गई है 1940 से 1956, लेकिन पहली जो डेट थी वो 1942 से 1959 तक थी। ठीक है, तो वो केवल कंपटीशन लेवल के लिए थी। कंपटीशनों में ज्यादातर उसको पूछा जाता है, 1942 वाली आती है, 1940 वाली कम आती है। लेकिन RSCIT की जो बुक में दिया हुआ है तो आपको RSCIT का लेवल ही पूछा जाएगा, तो वो आपकी जो डेट ऑफ प्रथम पीढ़ी की जेनरेशन रहेगी वो 1940 से 1956 ही रहेगी। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम पीढ़ी है उसका घटक कौन सा होता है, घटक किसे कौन सा माना जाता है। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, तो घटक भी हो, कंपोनेंट भी लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप जो घटक यानी कि कंपोनेंट जिसे बोलते हैं वो आपका वैक्यूम ट्यूब वाल्व होता है। यानी कि ये कुछ ऐसी नलकाएं थी जिसमें हम कंप्यूटर में लगाई जाती थी और जिनके जरिए हम जो भी काम करते थे वो वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब से ही फर्स्ट स्टार्टिंग में हुआ करते। ठीक है, अब यहाँ इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि भाई वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब किस जेनरेशन का घटक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रथम पीढ़ी का घटक होता है। तो यहाँ क्वेश्चन तो एक है, लेकिन उसने क्या किया, उन्हीं क्वेश्चनों को पलट करके, और सीधा भी दे सकता है, पलट भी सकता है, तो उसी के क्या कर देगा, वो कई क्वेश्चन सारे बना सकता है। हम पढ़ेंगे एक तरीके से, लेकिन उनको पलट करके वो कई क्वेश्चन बना देगा। हो सकता है ऐसे ना दे, ये दे दे कि भाई वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब प्रथम पीढ़ी का घटक होता है, तो ट्रू या फॉल्स यानी सत्य है या गलत है। तो आप उस कथन पे जाइए, उसको सोचिए, गौर से पढ़िए कि वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब क्या प्रथम पीढ़ी का घटक होता है, होता है तो ट्रू भरिए, नहीं होता है तो फॉल्स भरिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम पीढ़ी होती क्या है। तो ये तो उसके घटक के बारे में और क्वेश्चनों के बारे में चल रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम प्रथम पीढ़ी यानी कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी की शुरुआत थी वो सन 1940 में हुई थी, और जो जिन्होंने इस पीढ़ी को खोजा था, बनाया था, वो जॉन एकार्ड एंड जॉन मोची, यानी दो वैज्ञानिक थे, जॉन एकार्ड एंड जॉन मोची। उन दोनों वैज्ञानिकों ने इस कंप्यूटर को बनाया था, और जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया के रहने वाले दोनों वैज्ञानिक थे।
और उन्होंने सबसे पहले, यानी कि उन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट पीढ़ी में कंप्यूटर बनाया था वो आपका कंप्यूटर था एनिक। सबसे पहला यानी प्रथम पीढ़ी के अंदर जॉन एकार्ट एंड जॉन मोची द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर एनिक था, ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यानी एनिक जो कंप्यूटर था प्रथम पीढ़ी का, फर्स्ट जेनरेशन का, वो एनिक था, जो कि जॉन एकार्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्वेश्चन में लिख देता हूँ आगे में, जॉन एकार्ट। अरे मैं अगर सुबह फोन कर रहा हूँ तुम सेवा आई है एंड जॉन मोची, यानी ये दोनों वैज्ञानिक थे, यानी कि जो लेखक वो थे अपने बनाने वाले, तो वो अपने जॉन एकार्ट एंड जॉन मोची, इन दोनों ने एनिक नाम का पहला कंप्यूटर बनाया था, जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये अभी प्रथम पीढ़ी के अंदर ही चल रहे हैं अपन, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, केवल अपन वही चीज लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो वो एनिक था। कौन सा है? एनिक। अगर ये पूछ लिया जाए कि एनिक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये कॉपी पेन पे नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है और हम अपन क्या भर सकते हैं उसमें आंसर। कभी कभी क्या होता है, एनिक जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, यहाँ कंप्यूटर की जगह वो कैलकुलेटर भी रख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक की जगह इलेक्ट्रिशियन भी लिख सकता है, न्यूमेरिक की जगह न्यूमेरिकल भी कर सकता है, नंबर भी कर सकता है, यानी वहां पे केवल एक नंबर की मिस्टेक होगी, एक बार हट जाएगा तो। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनी कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। बातें कब की नहीं, मैं तुम्हारी कराऊंगा वैसे बात, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक लिख लिया होगा सभी ने। आगे चलते हैं, अब आगे फिर काम करूंगा। अब बात करते हैं कि जब हमारा एनिक कंप्यूटर आ जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो हमें पता होना चाहिए। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर मैं काम में हमारा भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये केवल सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वो आपका आंसर है वाला हूँ। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? परम। ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम नाम का। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर, क्या कर रहा है भैया, केवल सुपर हटा दिया जाए,
भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? इसमें सुपर था, इसमें से सुपर हटा दिया है, तो नीचे क्या आंसर आएगा वो भी लिख लो। हैं? क्या कर रहा है? कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सिद्धार्थ, क्या कह रहा है? क्या कर रहा है ना? वो पता ही ना अपनी बात कैसे करो, बहुत साफ तो है ही। सही तो ना यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो सिद्धार्थ है एक सुपर कंप्यूटर परम है। अब इनके उल्टे आपको मैंने बताई दिए कि वो पलटते कैसे है क्वेश्चन की, परम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, तो वो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। तो ये अभी फर्स्ट जनरेशन के बाद में 2 पॉइंट हल्के से अलग से बढ़ा दिए हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि हम अभी बात कर रहे थे कि कंप्यूटर का यानी प्रथम जनरेशन का जो पहला कंप्यूटर है वो एनिक है, लेकिन वो प्रथम जनरेशन का पहला कंप्यूटर है एनिक। लेकिन भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम, ये भारत की बात कर रहा है, ये जनरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्टार्टिंग ये तो 1940 से है, लेकिन अपनी कंप्यूटर की स्टार्टिंग 1822 में हो गई थी। 1822 में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो स्टीम पावर्ड ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर बना था, इसलिए ये सबसे पहले हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो परम था, लेकिन जनरेशन में बात की जाए तो एनिक नाम से आएगा। और भारत का पहला कंप्यूटर की बात की जाए तो वो सिद्धार्थ था। बस इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये चीज देखनी नहीं। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। भाई हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो क्या है? द्वितीय पीढ़ी। चल लो जल्दी चलना। 1956 से 1964 ये द्वितीय पीढ़ी है। इसका जो घटक है वो है आपका ट्रांजिस्टर। इसका घटक होता है सेम वही उसी तरीके से क्वेश्चंस बनेगा कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का घटक किसे माना जाता है, तो उसमें होता है ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर का मतलब है कि जब हमने वैक्यूम ट्यूब बल्ब यूज कर रहे थे तो फर्स्ट जनरेशन में थे, ये सेकंड जनरेशन। अब ये यूज क्यों हुए उसका मतलब ये रीजन होता है कि जो हमारा पहला कंप्यूटर है, पहली जनरेशन का कंप्यूटर है, वो साइज में काफी बड़ा था, कम से कम 30-40 फुट का आकार था। जो पहला कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन का ये वाला 30 से 40 फीट, और इसको चलाने के लिए कम से कम 1,50,000 वॉट की बिजली की आवश्यकता हुआ करती थी। ये तब कंप्यूटर चलाए जाते थे, और एक बार जब इसको चला लिया तो कम से कम 2-3 दिन इसको ठंडा होने में दिन लगते थे, तब उसके बाद इसको यूज कर सकते। और फर्स्ट जनरेशन के ज्यादातर कंप्यूटर यूज क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि जैसे मौसम की भविष्यवाणी हुई या भूस्खलन वगैरह, भूकंप वगैरह, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी जो वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो उनके लिए है, वो यूज करते हैं। और वही के पास प्रथम जनरेशन है, तो उसी में प्रथम वैक्यूम ट्यूब बल्ब थे। लेकिन सेकंड जनरेशन जैसे जैसे उनको पता चला कि भाई हमें बिजनेस के अंदर आगे कंप्यूटरों को बढ़ाना है, बिजनेस में लेके जाना है, तो उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया
1956। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर 1956 में ही मिला, मिल तो 1947 में ही गया था, लेकिन उसका जो प्रॉपर तरीका था, वो प्रॉपर तरीका उसको यूज करने के लिए उन्होंने 1956 में यूज किया। ट्रांजिस्टर को खोज तो 1947 में लिया था। अब खोज किसने की थी? उसका नाम था विलियम शॉकली। यानी कि जो विलियम शॉकली था, उसने ट्रांजिस्टर की खोज की थी, जो कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन सेम वही है, प्रथम द्वितीय पीढ़ी की ईस्वी सन क्या होती है, कब से कब तक होती है? तो 1956 से 1964 तक होती है, या 1956 से 1964 कौन सी जनरेशन की ईस्वी सन होती है? वो द्वितीय जनरेशन की होती है। द्वितीय जनरेशन का घटक कौन सा होता है? वो ट्रांजिस्टर होता है। या ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का घटक होता है? वो द्वितीय पीढ़ी का होता है। ठीक है, या ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का घटक होता है? सत्य या असत्य में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप बस नॉर्मली यही जनरेशन में आता है। वैसे पहला क्वेश्चन आपको मैंने ये बताया था कंप्यूटर की कितनी प्रकार की पीढ़ी होती है, मुख्यतः 5 प्रकार की, और 5 ही प्रकार की हमें भरनी पड़ती है। तो ये बात थी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के अंदर केवल ये 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, एक ट्रांजिस्टर का, एक ईस्वी सन का। बाकी का विलियम शॉकली वगैरह जो इनके आविष्कार हैं, और वो सारी चीजें नहीं आते RSCIT के अंदर, वो कंपटीशन लेवल के लिए होते हैं। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर की खोज की। तीसरी जनरेशन तृतीय पीढ़ी है। दूसरे काम में जा रहे हैं 1965 1971 तक। जल्दी चल। का जो घटक है वो होता है आईसी। तो पेड़ पे क्या रह के बैठ तो ये एन नहीं है, शॉर्ट छोटे में लिख देता हूँ दिखाने के लिए। आईसी, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म मानी जाती है, भानु के बारे आओ ना, इंटीग्रेटेड भानु पर एक बात तो कही वाले काम की सर्किट। तृतीय पीढ़ी 1965 में 1971। आईसी यानी कि एक चिप होती है, जिससे मान लो हम कभी कोई चीज रिमोट वगैरह खराब हो जाता है तो उसमें जाकर ये कहते हैं कि इसकी आईसी चली गई, कोई भी चीज टीवी है तो आईसी चली गई। तो ऐसे ही इसमें एक सर्किट होती है आईसी। आईसी यानी कि इसको और छोटे रूप में लाने के लिए उन्होंने तृतीय पीढ़ी 1965 में से 1971 तक यूज की, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में यानी कि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसकी खोज किसने की? यानी कि इसकी जो आविष्कार किया वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी थी। और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के जो अभियंता थे जिन्होंने खोज की थी, वो जैक किलवी थे। तो उन्होंने क्या किया, आईसी की खोज की और इसको निकाला उन्होंने, और व्यापार में, बिजनेस में। इससे आईसी से क्या हुआ कि जो डाटा हम इतने बड़े कंप्यूटर में ले सकते हैं, उसकी अच्छी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो उसी को क्यों ना आईसी में परिवर्तित करके छोटे रूप में कंप्यूटरों को लाया जाए। इसलिए उन्होंने एक आईसी का प्रयोग किया। इसमें भी वही सेम क्वेश्चंस बनेंगे कि तृतीय पीढ़ी की जनरेशन ईस्वी सन कब से कब तक होती है, बस का घटक कौन सा होता है, या फिर इसके पलट के 1965 से 1971 किस जनरेशन की ईस्वी सन है, या इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन का घटक होता है। तो ये सही क्वेश्चंस हमारे इसी तरीके से होंगे। मेरे तो ठीक है, अगली है फोर्थ पीढ़ी। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट फोर्थ पीढ़ी के सामने सन लिख रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना। ठीक है,
फोर्थ पीढ़ी के सामने में सन लिखी 1971 से 1985। 1971 से 1985। अब इसका घटक क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ये अपना माइक्रो प्रोसेसर, इसका कंपोनेंट होता है जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है सीपीयू। यानी माइक्रो प्रोसेसर हम सीपीयू को ही कहते हैं, लेकिन घटक हमारा मेन माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो भी जेनरेशन के अंदर। और माइक्रो प्रोसेसर हम सीपीयू को ही कहते हैं। ये जो जेनरेशन है वो फोर्थ क्लास, यानी कि इस पे जो हमारे जिन पे हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सारे फोर्थ जेनरेशन के भी हैं। प्रोसेसर के ऊपर है, i5 का है, i3 का है, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जेनरेशन का है। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन बनेंगे कि 1971 से 1985 तक चतुर्थ पीढ़ी की जेनरेशन है, या ये उसकी माइक्रो प्रोसेसर उसका घटक होता है चौथी जेनरेशन का। इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसमें क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो आईसी थी थर्ड जेनरेशन में ये वाली, इस आईसी की जगह उन्होंने एक चीज का और प्रयोग किया था इसमें, VLSI। ये बताई तो तू मैं कोई कपड़ा तो कर लाऊं है VLSIC, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये चतुर्थ पीढ़ी में आईसी की जगह उसको और बढ़ा करके VLSI का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, यानी हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान लेना है कि एक तरीके से 1971 से 1985 तक पढ़ रहे हैं, तो इसका उल्टा भी वो क्वेश्चन दे सकता है। फाइव नंबर पीढ़ी 1985 से प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। 1985 से प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से लेकर के आगे तक। अरे ये रोड खा पल्लम का। इसमें कोई पीछे कंपोनेंट्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी फिलहाल अगर जेनरेशन हम देखी जाए, प्रेजेंट में अगर हम करंट उसकी बात करें, तो हमारी 7th जेनरेशन चल रही है, i7 का प्रोसेसर आ चुका है। लेकिन जब ये बुकों में पहले छप गया था कि कंप्यूटर की मुख्य 5 प्रकार की पीढ़ी होती है, तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड यानी वर्तमान से लेकर के आगे तक जो भी पीढ़ी आएंगी वो सभी 5वीं पीढ़ी मानी जाएगी। मोबाइल दिया तुमने? बात क्या था इस बात में? जावे की बहुत अच्छा। अब 5वीं पीढ़ी में क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, यानी कि ये कृत्रिम रूप से दिखाई दी जाती है। यानी कि जितनी भी हमारी तकनीकें आएंगी रोबोट वगैरह में देखने को जो हमारी वो मिल रही है आजकल, वो 5वीं पीढ़ी की है। तो 5वीं पीढ़ी का बहुत कम क्वेश्चंस बनता है, ज्यादातर सबसे ज्यादा अपना 4 जो पीढ़ी होती है वहां तक क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं।
ये मुख्यतः होती है हमारी 4 प्रकार की जिनके बारे में हमने क्रम से पढ़ा। फिर एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हल्का सा, फिर बाकी का आगे हम अगली क्लास में कल टाइम 4 से 5 कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन परिभाषा क्या है तो हल्का सा और देख लेते हैं इसको एक बार से। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मतलब सबसे पहले कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो दिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करती है और कंट्रोल यूनिट की सहायता से प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोग्राम का आउटपुट कर देती है। तो मैंने इसलिए आपको 3 वर्ड लिखाए हैं। एक इनपुट वर्ड लिखाया हुआ है, यानी ये भी वर्ड आया था। दूसरा मैंने आउटपुट वर्ड लिखाया हुआ है, ये भी उस परिभाषा के अंदर आया था। एक प्रोसेसिंग वर्ड, मैंने आपको यह डायग्राम भी बताया था ये वाला। तो ये डायग्राम मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने 3 वर्डों का नाम लिया था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तीनों वर्डों को मिलाकर इनकी जो डिवाइस मैंने आपको ऊपर यहाँ बताई हुई है, तो इन डिवाइसों को अगर आप मिलाओगे, जोड़ोगे, अटैच करोगे तो आपका कंप्यूटर बनके तैयार हो जाएगा। इनके बारे में हमने हल्का समझ गया और हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हल्का सा इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे कि डिवाइस के ऊपर, और आगे बढ़ते चलेंगे। आगे फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, वो चार्ल्स बेबेज है। या मैंने आपको क्वेश्चनों को बताया था कि इसका चार्ल्स बेबेज किसका जनक माना जाता है, या चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ट्रू या फॉल्स करके आप आंसर दे सकते हो। फिर आपकी ये जेनरेशन, ये तो बाकी की हमारी जो अगली क्लास होगी वो 4 से 5 में ही होगी। कल 4 से 5 में सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है जितने भी हैं टाइम से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन मीटिंग ज्वाइन कर लें।